हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज हम फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के मैथ्स में फंक्शंस के अंडर हम सभी को फंक्शंस के काइंड्स, इंजेक्टिव फंक्शंस, सर्जेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। बट इन सब से पहले हमें फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, उन सब के बारे में फिलहाल हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फंक्शन को यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन को मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फंक्शंस एक्चुअल में रिलेशंस ही होते हैं, बट रिलेशंस में कुछ खास कंडीशंस को अगर फॉलो किया जाए तभी जाकर वो रिलेशन एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शंस कब होगा। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन अगर एक सेट से दूसरे सेट में होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि वह दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि f एक रिलेशन है, यहाँ पर f इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन हमने यहाँ पर नेम इसका f एज्यूम किया है, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए से दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी में डिफाइंड है। अब यहाँ पर हम ए को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5। और सेट बी में हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 7 9 10 11। ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर सेट ए और सेट बी को इस तरह से इसके वैल्यू को लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशन है एफ, वह सेट ए से सेट बी में है। और इस रिलेशन को यहाँ पर फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं डायग्राम से। जैसे मान लेते हैं यह रिलेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइंड है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। इस सेट के इनसाइड 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 6 7 9 10 11। और रिलेशन का डायरेक्शन यहाँ पर किससे किस में है, सेट ए से सेट बी की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से रिलेशन है। यहाँ पर 1 रिलेटेड है 7 से, 2 रिलेटेड है 7 से, 3 को हम मान लेते हैं 10 से, और 7 और 5 को 11 से रिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर रिलेशन दिखाई दे रहा है, यह फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना, यह मात्र एक रिलेशन का कंडीशन है। बट यहाँ पर सेट ए से सेट बी में किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि सेट ए से बी में अगर कोई भी रिलेशन है तो ये दोनों के दोनों कंडीशन सबसे पहले पहला सेट ए पर ही लगेगा। जो पहला कंडीशन है कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट ए का एवरी एलिमेंट से एरो सेट बी के एलिमेंट्स की ओर गया है। तो यहाँ पर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, यह पहला कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, अगर कोई रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में है तो पहला कंडीशन है कि पहला सेट का एवरी एलिमेंट बाद वाले सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए।
मैं इस बात को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दूसरा कंडीशन ये है कि सेट ए का किसी भी एलिमेंट का बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंडीशन में भी सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सेट ए का 1 एलिमेंट बी के सिर्फ 7 से रिलेटेड है, उसी तरह से 2 भी सिर्फ 7 से रिलेटेड है। मतलब कंडीशन ये है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, जो पहला कंडीशन को बताता है। दूसरा कंडीशन है कि सेट ए का जो भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट से एक से अधिक एरो सेट बी के एलिमेंट की ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेट ए का हम देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट से यहाँ पर मात्र एक ही एरो बी के एलिमेंट की ओर जा रहा है। ठीक है, इससे यह मालूम होता है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट बी के मात्र एक एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे 1 7 से है, 2 7 से है और किसी से नहीं है, 3 10 से है और भी मतलब और किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, 4 11 से है और 5 भी मात्र 11 से है। ठीक है, तो यहाँ पर यह दूसरे कंडीशन को भी कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन है नो एनी एलिमेंट ऑफ ए विल बी related to more than one element of set B। ठीक है, यह दूसरा कंडीशन है। तो यहां पर यह दोनों का दोनों कंडीशन, यहां पर यह रिलेशन F सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कंडीशन पहला सेट पे लागू होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर F सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर F इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यह F इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसे मैथमेटिक्स में इस पूरा स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी पूरा सेंटेंस को हम डिनोट करेंगे इस तरह से। फंक्शन का नाम लिख देंगे, उसके बाद फर्स्ट सेट का नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखने के बाद कॉलम देंगे, उसके बाद फर्स्ट सेट का नेम लिखेंगे, उसके बाद एरो देंगे, उसके बाद एरो के बाद सेकेंड सेट का नाम लिखना है, या फर्स्ट सेट का नाम लिखना है, एरो देना है, उसके बाद सेकेंड सेट का नाम लिखना है और एरो के ऊपर फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का सिंबल जैसे F कॉलन ए एरो बी, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप ये नहीं पढ़ेंगे कि F कॉलन ए एरो बी, इसे पढ़ना होगा F इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या F मैप्स ए टू बी। हम इसको F मैप्स ए टू बी यह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी के एलिमेंट 7 से रिलेटेड है, तो इस चीज को भी यहां पर सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर 1 7 से रिलेटेड है, तो यहां पर हम लिखेंगे F1 इक्वल टू 7। सेट ए का एलिमेंट 1 एसोसिएटेड है बी के एलिमेंट 7 से। ठीक है, यहां पर यह कहा जाता है कि सेट ए का एलिमेंट 1 इज एसोसिएटेड विथ 7 बाय द फंक्शन f, या 1 इज रिलेटेड टू 7 बाय द फंक्शन f। उसी तरह से यहां पर 2 एसोसिएटेड है 7 से, किस फंक्शन के थ्रू? f के थ्रू। यहां पर हम लिखेंगे f2 इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना होता है। अब यहां पर और भी हम आगे लिख सकते हैं f3 की वैल्यू, मतलब यहां पर f3 10 लिख सकते हैं, इसी तरह से f4 11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर f1 इक्वल टू 7, इसे पढ़ते क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले यहां पर इसे पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज 7। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज 7, ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। लेकिन आपको याद रखना है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी के एलिमेंट 7 से रिलेटेड है, तो
तो यहाँ पर यह जो 7 है, यहाँ पर यह फंक्शन है, तो यहाँ पर ये बाद वाला एलिमेंट जो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट, मतलब बाद वाले सेट का जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होता है, वह बाद वाला सेट का एलिमेंट इमेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर बाद वाले एलिमेंट में बहुत सारा सेट्स, मतलब बाद वाले बाद वाले सेट्स में बहुत सारा एलिमेंट हम देख सकते हैं रिलेटेड है, और बहुत सारा नहीं भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे यहाँ पर 6 और 9, इस सेट बी के दो ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी भी तरह से सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी एरो नहीं आ रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर 7, 10 और 11 सेट बी से यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ पर एरो आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर सेट बी के यहाँ पर 7, 10 और 11 ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो जो सेट बी के, मतलब जो आफ्टर सेट होता है, उसके जो भी एलिमेंट रिलेटेड होता है, वह एलिमेंट इमेज कहलाता है, जिस एलिमेंट से वह रिलेटेड होता है फर्स्ट सेट से। तो यहाँ पर 7 यह इमेज कहलाएगा 1 का, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7 इज कॉल्ड इमेज, इसका 1 का, ऑफ 1, अंडर फंक्शन का नाम लिखना है f, ठीक है। उसी तरह से 7 फिर से एक बार, 7 फिर से इमेज है किसका, 2 का। 7 फिर से इमेज है किसका, 2 का, अंडर फंक्शन f। 10 इमेज है किसका, 3 का। 11 इमेज है 4 का। फिगर में हम देख सकते हैं 11 5 का भी इमेज है, ठीक है। तो इमेज हमको याद रखना है कि इमेज हमेशा बाद वाले सेट में पाया जाता है। अब यहाँ 7 इमेज है 1 का, तो 1 यहाँ पर प्री इमेज होगा 7 का। यहाँ पर कह सकते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ किसका, 7, और अंडर फंक्शन का नाम लिख देना है, ठीक है, अंडर फंक्शन f, ठीक है। तो ये यहाँ पर इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट है। एक चीज आपको याद रखना है, किसी भी एलिमेंट का अगर हम इमेज निकालेंगे तो उसको डिनोट किया जाता है सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना। जैसे यहाँ पर 1 का इमेज, इस डायग्राम में अगर हमको 1 का इमेज क्या है लिखना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड जिस एलिमेंट का हमें इमेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, उस इमेज मतलब उस एलिमेंट को जो कि फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, उसको इस ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे, जैसे 1 का, और इक्वल्स टू देखना है यहाँ पर 1 किससे रिलेटेड है या 1 किससे एसोसिएटेड है। 7 से एसोसिएटेड है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है, इसके वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 का इस फंक्शन f के थ्रू इमेज क्या है यह भी डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इमेज और प्री इमेज को समझने के बाद अब हम थोड़ा सा और कुछ इसमें स्टैंडर्ड जो सिंबल्स हैं उसको लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर f मैप्स फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो कभी कभी हमें इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, y इक्वल्स टू fx। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू fx, ये हमने दो वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखा है। y इक्वल्स टू fx में y और x दो वेरिएबल है, जहाँ पर यहाँ पर x ये सेट ए के एवरी एलिमेंट को, चूंकि ये आपको याद रखना है ये एवरी का सिंबल है, तो यहाँ पर x पहला सेट ए के एवरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर लिखा ही भी है कि x बिलोंग्स टू a, और इसके आगे यह सिंबल शो करता है कि x सेट ए के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में है, तो जानते हैं सेट ए का एवरी एलिमेंट को बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ y, ये वेरिएबल y यहाँ पर किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेट बी के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम मान लें हम यहाँ पर h फंक्शन है नेचुरल नंबर से z इंटीजर में, n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो अगर h नेचुरल नंबर से इंटीजर में एक फंक्शन है, और अगर हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
1, y इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब यहाँ पर x जो कि हम नेचुरल नंबर से लेंगे, अगर हम रखते हैं h के साइड में, तो जानते हैं यहाँ पर x का हम इमेज निकालने जा रहे हैं, और y जो इंटीजर में इसका इमेज होगा उसे इस एक्सप्रेशन से इस एग्जाम्पल में हमें निकालना होगा। मतलब एच एक्स, वाई का x कोरस्पॉन्डिंग x के लिए वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक्सप्रेशन को यूज करना होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर में 1 सबसे पहला नंबर है, देयरफॉर y इक्वल टू, अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y में जो इंटीजर इस 1 से एसोसिएटेड होगा वह, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, सॉरी ये h होगा, h और x की जगह पर 1 रखेंगे, और यहाँ पर 1 का इमेज निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे 1 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब 1 का इमेज क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर इस फंक्शन h के थ्रू। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं x का वैल्यू 10 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा h ऑफ 10, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 ये 101, मतलब 10 का इमेज क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, फिर भी हम यहाँ पर जो 12 में फंक्शंस के टॉपिक्स हैं उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सब बातों का कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने 11th में फंक्शंस को अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, तभी आप क्लास 12 के फंक्शंस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टर्म्स या पैरामीटर्स हैं, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और फंक्शंस मैं आपको डेफिनेटली ये कहना चाहता हूँ आपकी भलाई के लिए कि अगर आप फंक्शंस को अच्छे से नहीं समझते हैं, फंक्शंस को आपने अगर अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर आपको कैलकुलस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कैलकुलस में फंक्शंस के एक्सटेंसिव यूज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पर ये फंक्शंस के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर इमेज और प्री इमेज, ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हर एक फंक्शन का एक डोमेन, रेंज और कोडोमेन होता है, तो इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, यह सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, एंड मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और सेट ए का वैल्यू हम कुछ इस तरह से लेते हैं 1 2 3 0 5, और सेट बी का वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 इससे 50 तक लेते हैं। ठीक है, सेट ए और सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब किसी भी एलिमेंट x जो कि हम यहाँ पर सेट ए से उसके वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, उसका इमेज निकालने के लिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर तीन चीज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जो कि फंक्शन के मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें भी डोमेन और रेंज है। ये अगर आप फंक्शंस के, अगर डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट्स अगर आप फंक्शन के समझ जाते हैं, इसको याद रखते हैं, बहुत सारे फंक्शन का डोमेन आपको याद रखना होगा, उसके रेंज और ग्राफ को भी याद रखना होगा। तो ये सब अगर आप अच्छे से समझते हैं और जानते हैं तो फिर आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, उसे समझने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब चूंकि कोई भी फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में अगर डिफाइंड होता है, अगर दिया जाता है, अगर आपको कोई भी फंक्शन एक सेट से दूसरा सेट में डिफाइंड है, ऐसा अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो जो पहला सेट होता है
जो फर्स्ट सेट होता है वह पूरा का पूरा सेट फंक्शन का डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन फंक्शन का, जिसे हम डोमेन और फंक्शन का नाम एफ है तो एफ लिखेंगे, जी है तो जी लिखेंगे। यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट, जो इस एग्जांपल में ए है, याद रखना है आपको, हमेशा फर्स्ट सेट के इक्वल्स होता है। ठीक है, अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड है, ऐसा आपको उसका वैल्यू दिया गया है कि ये सेट से ये सेट में डिफाइंड है, तो फंक्शन का डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट कंप्लीटली होता है। ठीक है, कोडोमेन जो बाद वाला सेट होता है वह फंक्शन का कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, बी, जिसे लेटर सेट, लेटर मतलब बाद होता है, मतलब आफ्टर होता है, लेटर सेट याद रखना है। और रेंज, रेंज किसी भी फंक्शन का मालूम करने के लिए वहां पर उस फंक्शन के डोमेन के सारे एलिमेंट का जो इमेज होगा उस इमेज का कलेक्शन होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का रेंज अगर हमको फाइंड करना है तो उस फंक्शन में डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो इमेज होगा उस इमेज के कलेक्शंस से बना हुआ सेट फंक्शन का रेंज कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इन पांचों एलिमेंट का हमें इमेज निकालना होगा, तो नौ 1 का इमेज f1 जो कि इस फॉर्मूला से निकलेगा 1² + 5, 6 होगा। हम देख सकते हैं बी में 6 है। फिर 2 का निकालते हैं f2, तो यहाँ पर 2² + 5, ये 9 हो जाएगा। फिर f3 का निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3² + 5, 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 का निकालते हैं, यहाँ पर f0, 0² + 5, 5 हो जाएगा। फिर f5, 5² + 5, यहाँ पर ये 30 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेट ए के एवरी एलिमेंट का यहाँ पर इमेज निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे इमेजेस के कलेक्शन से बना हुआ सेट इस एग्जाम्पल में इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो रेंज मतलब हो गया किसी भी फंक्शन में जो डोमेन का एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स के सारे इमेजेस से बना हुआ सेट या उस इमेजेस के कलेक्शंस का सेट रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज, फंक्शन का नाम चूंकि f है तो f लिखेंगे, या इसे इस तरह से भी लिखा जाता है f और ब्रैकेट में डोमेन का नाम, डोमेन का नाम सेट होता है, यहाँ पर डोमेन a है तो रेंज f लिखें या f a लिखेंगे, और यह सेट होता है तो ये सारे इमेजेस को हम इसके साइड में लिखेंगे, इसके इनसाइड 6 है, 9 है, 14 है, 5 है, 30 है। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। ओके, तो डोमेन कोडोमेन रेंज, जिसमें से आपको डोमेन कभी कभी निकालना होता है कुछ स्पेशल केसेस में, जब फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है तो सिर्फ आपको f(x) का एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना होता है, जो अभी हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज, डोमेन, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर 11th और 12th में, क्लास 11th और 12 में जितने भी फंक्शंस हम स्टडी करेंगे वो सारे के सारे फंक्शन या तो रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो रियल या रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पर क्लास 11th में हो या 12th में हम स्टडी करते हैं वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर एक फंक्शन है सेट x से सेट y में एंड y इक्वल्स टू f(x), कुछ दिया रहता है, क्योंकि इमेज निकालने के लिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा y इक्वल्स टू f(x) करके। यहाँ पर x अगर सबसेट होता है किसका, r का, ठीक है, x यहाँ पर मतलब जो डोमेन होगा वो सबसेट होगा r का, और रेंज y भी सबसेट होगा r का। यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों रियल नंबर या उसके सबसेट हों, तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस या रियल फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है या y है, ये दोनों के दोनों अपने वैल्यू जो लेंगे वो हमेशा रियल नंबर्स होंगे। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं ले सकता है, क्योंकि इसे जो क्लास 11th और 12 में फंक्शंस हमें स्टडी करना होगा उसमें वेरिएबल x और y हमेशा रियल नंबर या उसी से जो सबसेट होगा उसका वैल्यू यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे एक एग्जांपल है, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट अगर दिया गया है 1/x+1, एफ एक्स का एक्सप्रेशन दिया गया है 1/x+1 और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका डोमेन फाइंड करना है, फाइंड डोमेन। ठीक है, यहाँ पर यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है यह यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट सेट से वेरिएबल होता है उसके वैल्यूज का कलेक्शन होता है। तो जब भी हम जानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहता है, तो ये जो x होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये y इक्वल टू दिया गया है, तो ये जो x होता है यह वेरिएबल डोमेन से अपना वैल्यू लेता है और डोमेन के एवरी एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 1/x+1, तो हम यहाँ पर अब मालूम करेंगे कि यहाँ पर हम x का कौन सा रियल नंबर्स के सबसेट्स का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि यह पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलेगा वो हमेशा रियल नंबर या उसका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे लिखना पड़ता है कुछ लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज हमारा कुछ इस तरह का होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 टू बी रियल, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 को रियल या डिफाइंड, रियल को ही डिफाइंड बोलते हैं, डिफाइंड होने के लिए क्योंकि यह न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन है, तो x+1 डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जानते हैं अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स जो कि 1/x+1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसको रियल होने के लिए x+1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 1 को दूसरी ओर भेज देंगे तो x डज नॉट इक्वल टू 0 -1, मतलब x डज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x के जितने भी वैल्यूज के कलेक्शन होंगे जो यहाँ पर रखने पर ये आंसर रियल नंबर आता है, उसके कलेक्शंस ही यहाँ पर डोमेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन में जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन है वो हमेशा रियल या डिफाइंड होना चाहिए, तो उसी में हमें वेरिएबल के वैल्यूज क्या क्या हम यहाँ पर डाल सकते हैं जिस वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन रियल और डिफाइंड हो, उसके बारे में मालूम करना होता है। तो यहाँ पर हमने मालूम कर लिया है कि x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अब -1 नहीं होना चाहिए तो क्या अब कौन कौन सा वैल्यू होगा, तो रियल नंबर में जानते हैं सारा नंबर होता है, मतलब यहाँ पर हम सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड है, तो यहाँ पर जो भी डोमेन होगा वो या तो रियल नंबर एग्जैक्ट होगा, नहीं तो रियल नंबर का सबसेट होगा। तो हमें यहाँ पर रियल नंबर में सिर्फ -1 को छोड़कर हम सारे वैल्यूज को यहाँ पर रख सकते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन। डोमेन रियल नंबर सेट है, रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, बट इसमें -1 भी होता है। तो अब -1 को हटाने के लिए क्या किया जाएगा कि एक सेट में से एक दूसरा सेट माइनस करेंगे और दूसरा सेट माइनस करेंगे, कहने का मतलब इस सेट में से इस सेट का एलिमेंट को निकालना है, निकाल करके जो बाकी होगा वह डोमेन होगा। हमें मालूम है यहाँ पर हम -1 को नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रियल नंबर हमने पूरा लिया, इसमें से एक सेट माइनस कर रहे हैं जिसमें एक एलिमेंट है -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डोमेन का। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल में जो हम यहाँ पर फंक्शन लिए हैं इसका इस डोमेन का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को आपने बिना स्किप करके आखिरी तक देखा होगा और आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें, और आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर अभी
आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। उसमें हम आपको क्लास 12 के फंक्शंस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।